सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना वाजवे कातिल में है। जब ये नारा, जब ये गीत गुनगुनाते थे राम प्रसाद बिस्मिल, तो जैसे कि जितने भी देश के नौजवान थे, सभी अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते थे, देश पर न्यौछावर करने तैयार हो जाते थे। और आप सभी को पता ही है कि ये गीत गुनगुनाता कौन था। बहुत बहुत सुंदर गीत जो कि जोश ले आता है। और वैसे थे, जितना कि मैं जानती हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल जी को एक साहित्यकार होने के नाते एक बहुत अच्छे कवि थे, अनुवादक थे, बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे। लेकिन इससे अलग उनकी जो पहचान थी, इससे कहीं बहुत बहुत दूर तक बहुत ऊंची पहचान थी। वो क्या थी, कैसे थी, उन सब के बारे में आज आप सभी के समक्ष बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शैल अग्रवाल जी लंदन से। शैल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक बहुत सुंदर कार्यक्रम में, जिसका नाम है साहित्य और राष्ट्रीय चेतना, अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय द्वारा चलाया गया है 15 दिन का प्रकल्प, जिसमें कि हम उन साहित्यकारों को जानेंगे जो साहित्यकार के साथ साथ कहीं ना कहीं स्वतंत्रता में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। तो उसके पहले कि हम बात करें, शैल दी किसी परिचय की मोहताज नहीं है और अभ्युदय से तो इतनी सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। लेकिन जितने भी सुनने वाले हमारे और देखने वाले दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनके लिए थोड़ा सा परिचय कि आपका जन्म वाराणसी में हुआ 1947 में। और 47 कभी भूलने की चीज नहीं हो सकती भारतीयों के लिए। और 21 जनवरी को हुआ, इसका मतलब आजादी के बस थोड़े महीने पहले ही आप जन्मी थी। बहुत ही एक रोमांच पैदा करने वाली बात भी ये हमारे लिए हो जाती है। और आपका अगर आपकी योग्यताओं की बात करूँ ना, तो क्या कहूँ, आप भरतनाट्यम भी आपने सीखा है, आप अच्छा गाती हैं, अच्छा लिखती हैं, दार्शनिक हैं, और उन सबसे ज़्यादा बहुत कलात्मक हैं, बहुत सारी पेंटिंग और चित्रकारी भी आपको शौक रहा बचपन से। उन सबके बीच में जो एक खास बात रही, वो दर्शन और अध्यात्म में आपकी रुचि रही है। और उस रुचि को आपने वो बचपन से, जैसे बोलते हैं ना, पूत के पग पालने में नजर आते हैं। तो बचपन से जितनी आपसे बातें होती है ना दीदी, उससे पता चलता है कि वो बीज कहीं ना कहीं बहुत बचपन में आपके परिवार से आपके दिल, मतलब अंदर पड़ गया था। और जो अब प्रस्फुटित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है, और उसकी छांव मुझे भी मिल रही है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और उसके साथ साथ साहित्य में आपकी बहुत रुझान अपने आप हो जाता है। मैं सोचती हूँ अध्यात्म और दर्शन जो है, वो साहित्य कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा साहित्य का योगदान होता है कि जब हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं और उनका जो उत्तर कह रहे, समाधान कह ले, जब हमें नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम साहित्य को टटोलते हैं। और बहुत सारे जवाब तो साहित्य हमें दे ही देता है। भले ही बात तो वही है कि जो जिस गली जाता है, अनुभव तो अनुभव है, वो एक अलग बात है। लेकिन कहीं साहित्य रास्ता बनाता है। और इसी साहित्य की मैं बोलूं, बहुत गंभीरता से आपने साहित्य को लेकर के अपनी ई पत्रिका चलाई है, जो करीब 15-16 सालों से, या कुछ उससे ज्यादा, 2007 से, जहां तक मुझे याद आता है कि 2007 के करीब, 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है, आप एक ई पत्रिका लेखनी भी चला रही हैं, उसको प्रकाशित कर रही हैं। बात उतनी सी नहीं है उस पत्रिका की, जो बोलते हैं सर्वे सर्वा, मतलब ए से लेकर जेड तक। जैसे कोई पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं तो उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है, लेकिन आपकी ये पत्रिका, सब कुछ इस पत्रिका का आप स्वयं करती हैं। ये कला के प्रति भी आपका रुझान बहुत जबरदस्त रुझान दिखाता है। और आपकी जितनी कविताएं, कहानियां निकली हैं, उन सब की चर्चा अभी नहीं करूंगी, लेकिन उसको हम लोग जरूर पढ़ेंगे। और ये अभ्युदय का सौभाग्य है कि हम आने वाले महीने में आपकी रचनाओं पर, आपके साहित्य पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा आपने बहुत सारी जो बहुत मामूली सी बात है वैसे ये कहा जाए तो, आप जितनी बड़ी साहित्यकार और जितनी बड़ी दार्शनिक है, उसके लिए बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख आना, या बहुत सारी संगोष्ठियों में आपका शरीक होना
बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत मामूली सी बात लगती है मुझे, और उसके साथ बहुत सारा सम्मान आपने प्राप्त किया है। ये भी कोई बहुत ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इतने बड़े साहित्यकार हों और सम्मान ना मिले, ये तो संभव ही नहीं है। तो सम्मानों की भी एक बहुत लंबी सारी सूची है, जिसके बारे में कि हम जान सकते हैं, मैं इसे ग्रुप में डाल दूँगी। लेकिन आज का जो हमारा विषय है, और सबसे बड़ी बात, एक बात और कहना चाहूँगी, लंदन में रहते हुए एक वास्तव में मैंने देखा है कि जो अपने देश से जब बाहर चले जाते हैं, तो उस देश की कीमत वास्तव में हमें तभी समझ में ज़्यादा आती है। और यही कारण है कि लंदन में रहते हुए आपकी जो ई-पत्रिका लेखनी है, वो पूरी की पूरी हिंदी में प्रकाशित होती है, और बड़े से बड़े साहित्यकारों को उसमें आपने स्थान दिया, और छोटे से छोटे हम जैसे साहित्यकारों को भी स्थान दे दिया। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो दीदी, आपका पुनः स्वागत करते हुए आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, हाँ, कहिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु। आई थिंक कोई भी समर्पण एक जुनून मांगता है, और वो हमारी अभ्युदय संस्था में भी है और राम प्रसाद बिस्मिल जी में भी था। कुछ भी करने के लिए जुनून का होना बहुत जरूरी है। घर में मैं सोचती हूँ कि ये बहुत अच्छा अभियान है। हम आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाने जा रहे हैं। उस समय हमें याद रखें हम कि इसके पीछे जिन्हें हम जानते हैं, उनका, जिनका हमने नाम सुना है, जो इतिहास में दर्ज हैं, वो सभी क्रांतिकारी और बलिदानी जिन्होंने बिल्कुल अपनी यौवन के वसंत में अपने को फांसी के फंदे को गले में लगा के शहीद हो गए, वो सब भी। बल्कि मेरे को लगता है कि भारत के वो समय ऐसा था जब हर आदमी बेचैन हो उठा था। हर एक को आजादी की इच्छा हर एक के मन में जाग उठी थी। हर आदमी देशभक्त और क्रांतिकारी बन गया था। तभी हमें आजादी मिली। आजादी का वह संघर्ष, घुटन, बेचैनी और पीड़ा का इतिहास है हम भारतीयों के लिए। कितनों ने बलिदान किए, प्राणों की आहुति दी। जानना और गिनना आज असंभव है, क्योंकि ये पीड़ा तो कण कण में व्याप्त हो चुकी थी। मानो देशभक्ति का जलजला आ चुका था। आप सोचें, एक छोटा सा कीड़ा अगर घर में घुस आता है तो हम बेचैन हो जाते हैं उसे हटाने को, मारने को। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो 31 दिसंबर 1600 में भारत में व्यापार करने आई, 150 साल से अधिक हमें गुलाम बना के रखा, अपने मन, हर बात अपनी मनमानी चलाई, और कितनों को के ऊपर क्या क्या बर्बरताएं हुई, क्या क्या उन्हें त्रासदी से गुजरना पड़ा। तो हमारा देश तो वैसे ही मातृभक्त देश है, चाहे वो मातृभूमि हो या माँ हो। तो दिनकर लिखते हैं, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। बहुत आज सुंदर। हम बात करेंगे ऐसे ही एक अति भावुक, जोशीले, पूर्णतः मातृभूमि को समर्पित देश प्रेमी राम प्रसाद बिस्मिल जी की, जिन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता क्रांति के युवाओं में बीज रखे, जोश के, देश प्रेम के। और मात्र 30 वर्ष की उम्र में उनके जोशीले और आंदोलन व्यक्तित्व से घबराकर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य ने फांसी पर लटका दिया। आज हम बात करेंगे उनके इसी विचारशील और परिवर्तन लाने वाली कविताओं की, उस बीहड़ संघर्ष की जो नदियों को तैरकर, जंगलों में छुपते छुपाते, फिर भी राष्ट्र की चेतना को, स्वाभिमान को जगाते हुए ही बीता। देश की, विशेषतः उत्तर प्रदेश की युवा शक्ति को संगठित किया इन्होंने। ये बात दूसरी है, फिर इस चिंगारी ने
पूरे भारत में ही क्रांति की ज्वाला दहका दी थी। बात करेंगे उन जोशीली दार्शनिक और पूर्णतः देश के प्रति समर्पित कविताओं की, जो बेबाक हैं, आत्मविश्वास से भरपूर हैं, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानती, कहती हैं कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, बहुत सुंदर। ललकारती हैं। कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना जब आगे चलती थी तो कदम से कदम मिला के चलो के साथ ये सरफरोशी की तमन्ना गाती हुई आगे बढ़ती थी। सिर्फ साथ ही इस आत्मविश्वास के साथ वो ये भी जानते थे कि हमारे पास समय कितना कम होता है, जीवन कितना क्षणभंगुर होता है। उनकी कविताएं पढ़ी तो मैं दंग रह गई। वो जानते थे कि हर फूल जो डाल पर फूलता है, महकता है, अपने रूप और सुगंध पे इतराता है, उसका वो सब क्षणिक है। इन्हीं फूलों की तरह चाहे व्यक्ति हो, चाहे समय हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ बदलता है, हर एक को झरना पड़ता है। उन्होंने कविता लिखी थी, फूल तू क्यों रहो है फूल। कई भाषाओं को जानते थे। जी। उर्दू में लिखा, ब्रिज भाषा में लिखा, और हिंदी में तो लिखा ही उन्होंने। आई थिंक उनका अंदर का जो एक जोश था, एक निस्वार्थ समर्पण और त्याग की कहानी है राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी। बिस्मिल शब्द का अर्थ है आत्मा से आहत होना, और जब आत्मा आहत होती है तो वह संघर्ष मामूली नहीं रह जाता। बहुत सुंदर। फिर उसमें न जन्म और मृत्यु का कोई फर्क रहता, और न समय और समय के आर पार, या न वो परिणाम के बारे में सोचता। उसमें तो फिर बस एक ध्येय रहता है और उस ध्येय प्राप्ति के लिए लग जाते हैं। बिस्मिल ने भी यही किया। वो जैसे वो काफी अपने धुन के पक्के व्यक्ति थे। बचपन में जब उन्हें उपन्यास पढ़ने की धुन चढ़ी तो पिता से पैसे चुरा के उपन्यास खरीदते थे। बाद में जब देश को आजाद करने की धुन चढ़ी तो लूटपाट के पैसे मिले उनसे शस्त्र खरीदते थे उनके लिए। मैंने कहीं एक और पढ़ा है कि उन्होंने जब 11-12 साल के थे तब वो अपनी किताब पहली किताब लिखी थी, और उसको बेच करके जो पैसे आए ना, उन हाँ, उससे पैसों भी से भी उन्होंने उन पैसों से उन्होंने कुछ बंदूकें और कुछ चीजें खरीदी कि अंग्रेजों से लड़ाई करूंगा। हाँ, तो ये एक कथा आती है। और ये काकोरी वाला और दो कांड जो हुए वो क्या थे? वो काकोरी कांड तो उन्होंने ट्रेन को लूटा था, और उसमें जो वहां से वो कोई कुछ सरकारी बैंक के पैसे जा रहे थे, करीब 4 या 5 हजार ही रुपए थे, जो आज के समय में कुछ भी नहीं है। पर अच्छा। उस समय हमने देश के 3 क्रांतिकारी युवाओं को खोया था, हो और गया वो था सिर्फ इसका। जी। खाली क्रांतिकारी ही नहीं थे, बहुत समर्पित, देश की भक्ति करने वाले, भारत की भक्ति करने वाले, भारतीय संस्कृति की भक्ति करने वाले लोग थे। उनके आई मीन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और एक मिनट मैं नाम भूल रही खुदीराम हूँ बोस। उसका। हाँ, खुदीराम बोस, और ये आपके जो अमेरिका में जा बसे थे, जिन्होंने गदर पत्रिका निकाली थी, उनका अच्छा। लाला सुभाष हरदयाल। चंद्र सुभाष लाला चंद्र बोस। नहीं नहीं, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल। आई मीन उस समय के जितने लोग थे सब जुड़े इनकी क्रांति से। भगत सिंह ने इन्होंने आजादी की क्रांति का जनक भी कहा, क्योंकि काफी प्रेरणा दी उन्होंने अपने समय के युवाओं को। और ये सब शुरू हुआ उनका एक सोमदत्त करके आर्य समाजी थे, वो शाहजहांपुर में जहाँ रहते थे। अच्छा। और उन्होंने ये जो आर्य समाज में जाना
शुरू किया, तो वहाँ सत्यार्थ प्रकाश के विचारों से वो बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि वो एक नए समाज का गठन, एक आजाद समाज का गठन की बातें उसमें भी आती थी। तो कहते हैं कि भारतवर्ष को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने में यूं तो असंख्य वीरों ने अपना अमूल्य बलिदान दिया, परंतु राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसे अद्भुत क्रांतिकारी थे जिन्होंने अत्यंत निर्धन परिवार में जन्म लेकर साधारण शिक्षा के बावजूद असाधारण प्रतिभा और अखंड पुरुषार्थ के बल पर हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से देश व्यापी संगठन खड़ा कर दिया। उनका जो ये उन्होंने जो मैनपुरी में डिक्लेरेशन किया था, और वो अपनी सभा वहां पे ये संगठन खड़ी की थी, बाद में इसकी चिंगारी पंजाब में, बंगाल में, महाराष्ट्र में सब जुड़ गए, क्योंकि सबने उनकी बात को समझा, उनकी प्रतिभा को पहचाना। और फिर एक बात और होती है, आई थिंक जब वक्त आ जाता है किसी एक चीज का, तो अपने आप एक सी सोच के लोग जुड़ते चले जाते हैं, बिल्कुल, ये बात और क्रांति आ जाती है। जी जी जी। इनके संगठन में एक से एक तेजस्वी मनस्वी नवयुवक शामिल हुए, जो इनके एक इशारे पर देश की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर सकते थे। किंतु अहिंसा की दुहाई देकर उन्हें एक एक करके मिटाने का क्रूरतम षड्यंत्र जिन्होंने किया, यहाँ पे जो ये जिसने भी लिखा है वो गांधी जी की तरफ शायद इशारा कर रहा है। उन्हीं का चित्र भारतीय पत्र मुद्रा पर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि ये लोग बेचैन हो गए थे, जरूरत से ज्यादा घबरा गए थे पराधीनता से। कि पूरी दुनिया को अंधा कर देगी। तो ये दो विचारधाराओं की टकराव की बात थी। ऐसा नहीं था कि जो हम इन्हें उग्रवादी नहीं कहेंगे, जस्ट परेशान कहना चाहिए, परेशान देशभक्त थे जो देश को आजादी दिलाना चाहते थे। और ये बेचैनी हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम उस घुटन से नहीं निकले। हमने आजाद भारत देखा, उसमें पले बड़े, पर अभी भी अगर कहीं गलतियां लोग करते हैं तो कितना हो हल्ला होता है, कितनी तोड़फोड़ होती है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ नया बनाने के लिए, कुछ परिवर्तन करने के लिए कुछ चीजें तोड़नी ही पड़ती हैं। और यही शायद इन जो बिस्मिल और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे, जिन्होंने इस काकोरी कांड घटना को पूरा किया था मिलके सबने, उन सब लोगों की भी यही सोच थी कि बहुत हो चुका अब वाली शायद बात थी। हमारे साथ जुड़े हैं प्रेम तन्मय जी। तन्मय भाई, आपका स्वागत है जी। कहते हैं कि अपनी फांसी के दिन मैं यहाँ कुछ जो उनके चरित्र की दृढ़ता को हमारे सामने रखते हैं, उनके समर्पण को हमारे सामने रखते हैं, वो बातें, वो अपनी देश की भक्ति करते थे और अपनी माँ की भी भक्ति करते थे। वाकई में भारतीय संस्कृति और हमारे जो शक्ति, माँ की को शक्ति मानने वाले देश के सच्चे अनुयायी थे। कहते हैं कि 19 दिसंबर 1927, जो कि उनकी फांसी का दिन था, उस दिन बिस्मिल हमेशा की तरह सुबह 4 बजे उठे, और उठ के उन्होंने स्नान आदि के बाद अपनी संध्या उपासना की, अपनी माँ को पत्र लिखा, और फिर
अपने महाप्रयाण बेला का इंतजार करने लगे। नियत समय पर बुलाने वाले आ गए। वंदे मातरम तथा भारत माता की जय का उद्घोष करते हुए बिस्मिल उनके साथ चल पड़े और बड़े मनोयोग से गाने लगे, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। क्या बात है, बहुत सुंदर। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जो जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। फांसी के तख्ते पर पहुंच के उस पे खड़े होकर भी जब उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई हम्म। तो उन्होंने कहा, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मरते वक्त भी उनकी यही आखिरी इच्छा थी। कहते हैं कि जब उन्हें फांसी लगने वाली थी, माफ करिएगा मैं बार बार उस आखिरी दिन पे ही घूम रही हूँ, तो उनके पिताजी मिलने आए थे और माँ को छोड़ आए थे कि माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, पर माँ उनके एक मित्र के संग पहुंची और माँ को देखते ही उनकी आंख में आंसू आ गए। तो माँ ने बेटी को के सिर पे हाथ सहलाते हुए कहा कि अगर तुझे मरने से डर लगता था तो तुझे इस राह पे नहीं चलना चाहिए था। क्या बात है। तो बिस्मिल कहते हैं कि नहीं माँ, मुझे मरने से डर नहीं लग रहा, मुझे ये सोच के डर लग रहा है कि अब मेरे बाद तेरा ध्यान कौन रखेगा। क्या बात है। तो एक आई थिंक प्यार करना भी एक आदत होती है। जिनमें ये आदत होती है वो हर चीज से प्यार करते हैं, चाहे उनका देश हो, चाहे उनका परिवार हो, चाहे उनका समाज हो, और वो अपने को पीछे रख के अपने से ज्यादा अपनों को प्यार करते हैं। बहुत ऐसा मेरा मानना है और ऐसी मेरी सोच है। बहुत सुंदर। बिस्मिल की एक कविता, मैंने 3-4 कविताएं उनकी छांटी थी जिनमें से मैं कुछ पढ़ना चाहूंगी। जैसे एक उन्होंने मातृभूमि करके कविता लिखी थी। जरूर। ए मातृभूमि तेरी जय हो, सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। यहाँ शब्दों पर ध्यान दें कि प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। वो सिर्फ देश की आजादी नहीं चाहते थे, देश की खुशहाली चाहते थे और हर देशवासी के लिए सुख शांति और कांति मतलब आत्मसंतोष चाहते थे। एक संतुष्टि हो कि हम भी जी रहे हैं। अज्ञान की निशा में, दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो। क्या वो बात। भारत को ऊंचा देखना चाहते थे। फिर आगे उनका वो तेवर वाला टेम्परामेंट भी आता है, तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो। वो भारत को एक महाशक्ति की तरह देखना चाहते थे। तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो। वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले, क्या वह बात। शक्ति दे कि दुख में कायर न यह हृदय हो। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम सुख में अपनों को न भूलें, सुख में उन्हें न भूलें जिन्होंने हमारा साथ दिया, और दुख में इतने न टूटें कि बिल्कुल कहीं छुप जाने को मन करे या आत्महत्या तक करने पे उतर आए, सबसे कट जाए। अगली कविता देखिए, दुनिया से गुलामी का, ये बिल्कुल फर्क तेवर की, नाम मैं मिटा दूंगा, एक बार जमाने को आजाद बना दूंगा, बेचारे गरीबों से नफरत है जिन्हें, एक दिन मैं उनकी अमीरी को मिट्टी में मिला दूंगा। तो अत्याचार कैसा भी हो, चाहे वो
आर्थिक उससे किया एक गया हो जोश था या उनके अंदर, एक मतलब आग थी हाँ उनके अंदर, हाँ एक आग थी आग थी और उनके उनकी अंदर। यही और चिंगारी बाद में पूरे देश में फैली। जी, बहुत बहुत ही सुंदर। या बंदे हैं खुदा के सब, हम सभी बराबर हैं, जर और मुफलिसी का झगड़ा ही मिटा दूंगा। जो लोग गरीबों पर करते हैं सितम नाहक, गर दम है मेरा कायम, गिन गिन के सजा दूंगा। क्या बात है। हिम्मत को जरा बांधो, डरते हो गरीबों क्यों, शैतानी किले में अब मैं आग लगा दूंगा। ए सरयू यकीन रखना, है मेरा सुखन सच्चा, सुखन माने बात, कहता हूं जुबा से जो, अब करके दिखा दूंगा। तो तो करके तो उन्होंने दिखाया ही, बहुत सुंदर, जी बहुत सुंदर। अच्छा हमारे साथ डॉक्टर प्रेम तन्मय जी जुड़े हैं, तो जब तक हम्म, आप दूसरी तीसरी कविता बोलें, तन्मय भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप कुछ बताना चाहेंगे राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में, या कुछ पूछना चाहेंगे जी जी। जल्दी से? आदरणीय शैल जी, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, मैं आपको सुन रहा था। और धन्यवाद, आपका स्नेह है प्रेम भाई। और आई थिंक बिस्मिल जी के तो मुझे लगा कि मैं इसमें डूबती जा रही हूँ, इतना कुछ है कि हम हफ्तों बात कर सकते हैं। उन लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह इतिहास रही मतलब हैं। हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते कि उन बेचारों ने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ कैसे, और कहाँ जंगलों में भटके, नदी में कूद के पार करके अपने को बचाया और देखिए, सब बिस्मिल कुछ। जी के बारे में अगर जैसा मैंने पढ़ा, उन्होंने हम्म, अपनी आत्मकथा लिखी। हम्म, जी इतने विविध व्यक्तित्व अगर कोई आपको देखना हम्म, हो, हम्म, तो आप राम प्रसाद बिस्मिल को देखिए। जी, कहते बिल्कुल हैं ना कि एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। हम्म, बिल्कुल राम और प्रसाद फिर बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में लिखा हम्म, हम्म कि उनकी बचपन में चोरी की आदत पड़ गई थी। वही तो मैं बताया। कह रही थी, नॉवल जी, पढ़ते थे चुरा चुरा के। हाँ, चुरा करके वो नॉवल पढ़ लेते थे और चुरा करके पैसा लेके चले जाते थे और बाहर उड़ा देते थे लोगों में। हम्म, अब हाँ इससे ये बात सीखी जा सकती है कि कोई व्यक्ति के बारे में हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि ये तब खराब था और अब खराब नहीं है। हम्म, तो फिर खराब और इसलिए सही तो हाँ, मतलब परिस्थितियों की बातें हैं। परिस्थिति और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आप किसी एक व्यक्ति के बारे में एक निर्णय नहीं ले सकते। आप और देखिए फिर कि अगर उनका बचपन का जीवन देखा जाए, तो वो महाउद्दंड व्यक्ति थे, हम्म, लेकिन नहीं तो उनकी उस उद्दंडता को कैसी दिशा मिली बाद में, फिर वो आर्य समाज में चले गए, उनको फिर गुरु मिल गए। एक बात और कहूँ प्रेम भाई, हाँ इसमें ये था कि देखिए उनके पहले उनका बड़ा भाई, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। हम्म ये बड़े लाडले पैदा हुए और किसी ज्योतिषी ने, वो तो पुराना जमाना था, तब लोग ज्योतिषी विद्या वगैरह में हाँ विश्वास करते थे। हाँ किसी ज्योतिषी ने इनको देख के कहा कि इनकी 10 उंगलियों पे चक्र है, हाँ ओ माय गॉड, इतना रियली? तेजस्वी बालक बचेगा नहीं। हाँ, ये हाँ चक्रवर्ती होगा या इसकी उम्र कम होगी। हाँ तो उस किसी ने उन्हें तरीके भी बताए, खरगोश को उनके चारों तरफ घुमा के और वो छोड़ा गया, खरगोश जो मर भी गया। खरगोश मर गया। हाँ तो ऐसा जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे लाड़ प्यार ज्यादा मिलता है। और जहां तक मेरी समझ है कि अगर वो अपने पिता के पैसे लेते थे, तो वो माँ बाप जो इतना उन पे लाड़ लुटा रहे थे, वो एक अधिकार समझ के, आई डोंट थिंक उन्होंने हाँ चोरी की हाँ, तरह नहीं किया। नहीं, वो खुद नहीं, उस स्वीकार उम्र करते हैं, में बस बच्चों को चोरी शब्द का पता ही कहाँ होता है। हाँ वो उठा लेते हैं अपनी इच्छा से। उठा लेते कि भाई हमारे हाँ घर में है तो हमारे हैं पैसे, बस। हमने हाँ और उनको पिता चोरी के का हैं नाम दिया, तो बच्चों को बिल्कुल तो पता हमारे हैं। होता है। माँ बाप से ज्यादा कौन हमारा हो सकता है। बिल्कुल। तो ये सब बाहर वाले, और फिर कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत से बच्चों को कह कह के बुरा बना देते हैं। वाकई में हाँ बच्चा तो कच्ची मिट्टी होता है। हम्म, उसका अगर बच्चे में जोश है, बच्चे में एक दीवानगी है,
कुछ करने की चाहत है, तो अब उस फिर एनर्जी वो को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके वो आर्य समाजी भी हो गए। हाँ, हाँ, सत्यार्थ तो प्रकाश पढ़ के आर्य समाजी हुए और वहां जो उनको सोम आचार्य मिले, हाँ, आचार्य की संगत ने उनकी दिशा को बिल्कुल बदला है, बिल्कुल बदल दिया। बिल्कुल उनकी और दिशा एक वो कोई द्विवेदी जी थे जिनसे उन्होंने उन्होंने उनका परिचय तो डाकुओं वगैरह से भी करवा दिया कि लूटपाट का माल भी उड़ाओ और इससे भी हथियार खरीदो। नहीं लेकिन नहीं, तो कई उस समय एक पूरा का पूरा ऐसा ग्रुप बन गया था। जी उसमें बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी ऐसे भी रहे हैं जो लूट जिन्होंने करते थे, जिनको ये लगता है कि हमें लूटपाट करके ही अपने लिए हथियार खरीदने पड़े। हथियार क्योंकि खरीदने देखिए, पड़े। गलती तो हम लोगों की थी ना, इन सब बातों के पीछे भी जो हमारे देश में जो कुछ कमियां हैं, हम जो इतने भ्रष्ट हैं, घूसखोर हैं और अपने ही लोगों से दगाबाजी करने वाले हैं। वरना ये तो मुट्ठी भर लोग थे जो भारत पहुंचे थे, और हाँ, जिन्हें ये इन हथियारों से मार रहे थे वो अंग्रेज नहीं थे, वो वो भारतीय अपने थे। ही, भारतीय हाँ, ही थे, भारतीय थे, वो पर वो उन्हीं के गुट दगाबाज में लोग थे। शामिल हुए थे और वही थे, भारतीय हाँ, ही थे वो। तो हाँ, ये नहीं, मुट्ठी वाकई भर में बड़ी लोगों से ही नहीं घुटन हमेशा और हम, हमारी बेबसी की कहानी है, ये पराधीनता भी और ये स्वतंत्रता संग्राम भी। और उसके बाद तो स्वतंत्रता संग्राम का पूरा इतिहास पढ़े, हम्म कितना फ्रस्ट्रेशन हुआ कांग्रेस से, गांधी की विचारधारा से। गांधी जी ने जो बाद में जाकर के अंग्रेजों के साथ कॉम्प्रोमाइजेस शुरू कर दिए, उस हम्म कॉम्प्रोमाइजेस से बहुत एक पूरा ग्रुप उनसे अलग हो गया हाँ, और तो वो वही सब मैं कह हथियार रही हूँ बंद होकर के और कि उन्होंने ये सशस्त्र आग और आंदोलन शुरू पानी कर का दिया। मेल था प्रेम भाई। एक हाँ, आदमी था जो तुरंत रिजल्ट चाहता था, एक दूसरी विचारधारा थी जो दूर तक उसके परिणाम देख रही थी। क्यों? हाँ, क्योंकि तो नहीं, मुझे ये भी जानना है, ये तो अपनी जगह है, हाँ, लेकिन मुझे ये जानना है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी की को फांसी हम्म, क्यों दी गई, और उन्होंने वो कौन से दो ऐसे कांड हुए जो कि हम्म, इतनी छोटी उम्र में उनको फांसी भी मिली, और उन्होंने जैसे दीदी ने बताया कि हंसते हंसते फांसी पर चढ़े वो, तो वो उसका थोड़ा विस्तार चाहिए। हाँ, मैं देती हूँ इंदु, देती हूँ, अभी देती हम्म। हूँ आपको। मेरे को लगा मेरे पास वक्त नहीं है इसलिए मैंने वो सब छोड़ दिया था। नहीं, कोई बात नहीं, तो तन्मय भाई एक आप बताएं और एक दीदी बता देंगी। हाँ हाँ, बताइए बताइए। जी, नहीं, मैं उसका बैकग्राउंड बता रहा था हाँ, कि ये आपको पता होगा कि जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था एक ही लीडरशिप थी जी, और सभी लोग गांधी जी के संपर्क से ही आगे बढ़ रहे थे। हम्म, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते एक ग्रुप ऐसा था जिनको ये लगने लगा था कि गांधी जी और ये सब जो है ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हम्म, अंग्रेजों के साथ। हम्म, उनको ऐसा लगने लगा था, हर बार कोई न कोई वजह से आंदोलन टाल देते। जैसे उस समय एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो ये सोच रहा था कि जब ये वर्ल्ड वार होने वाला है, वर्ल्ड वार होने वाला था जिसमें भारत की तरफ से सेना जाने वाली थी, तो हम्म, उन्होंने ये कहा था कि आप ये हमें ये आश्वासन दें हम्म, कि जो हमारी फौज जाएगी लड़ने के लिए, और अगर उन्होंने आपको स्वतंत्रता दिला दी तो आप भारत को आजाद कर देंगे, ये उनके साथ में शर्त रखो। और गांधी हम्म जी ने इस शर्त का विरोध कर दिया था और उन्होंने ये कहा था कि नहीं, हम लोग अंग्रेज अंग्रेज हमारे, क्योंकि वो हम उनके शासन में हैं, तो हमको उनकी बात मान करके लड़ना चाहिए। और उन्होंने ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज इनके साथ में नहीं किया, मतलब ऐसा कोई उनके साथ में संवाद स्थापित नहीं किया कि वो अंग्रेजों को इसके लिए बाध्य करते हैं कि हमारे फौजी तभी जाके लड़ेंगे भारतीय वहां पर जाकर के विदेश में। लेकिन उन्होंने जो है ये कई हिंदुस्तानियों को वहां पर मरवा दिया और वहां सेकंड दर्जे के लोगों को मतलब सेकंड दर्जे के हिंदुस्तानियों को उन्होंने ट्रीट किया। उनके कोई खाने की व्यवस्था नहीं, लड़ने की व्यवस्था नहीं, कोई हथियार नहीं, दूसरे दर्जे के हथियार, और उनको लड़ने के लिए भेज दिया। बहुत लोग मारे गए वहां पर। पूरी एक, मैं अभी थोड़े दिनों पहले एक पूरा चित्र देख रहा था, एक पूरे शिप में मतलब ऐसे भरे हुए लोग जैसे कि एक के ऊपर एक गिर रहे। दीदी आप कुछ कह रही थी हाँ, मैं हाँ, कह रही हूँ कि बात पर, हाँ, इन्होंने मैनपुरी में रिवॉल्यूशनरी घोषणा पत्र का प्रकाशन किया था
जिससे अंग्रेजों का ध्यान इनकी तरफ गया था। ये क्रांतिकारी पार्टी की ओर से 1 जनवरी 1925 को किसी गुमनाम जगह से प्रकाशित एवं 28 से 31 जनवरी 1925 के बीच पूरे हिंदुस्तान के सभी प्रमुख स्थानों पर बांटा गया था। 4 पेज के इस पैम्फलेट द रिवॉल्यूशनरी में राम प्रसाद बिस्मिल ने विजय कुमार के छद्म नाम से अपने दल की विचारधारा का लिखित रूप में खुलासा करते हुए साफ शब्दों में कहा था कि क्रांतिकारी इस देश की शासन व्यवस्था में क्या बदलाव करना चाहते हैं और इसके लिए वे क्या-क्या कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने गांधी जी की नीतियों का मजाक बनाते हुए यह प्रश्न भी किया कि जो व्यक्ति स्वयं को आध्यात्मिक कहता है, वह अंग्रेजों से खुलकर बात करने में डरता क्यों है। उन्होंने right. बता हिंदुस्तान रहे थे के तन्मय भाई वैसा ही कुछ। हाँ, जी जी। उन्होंने हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को गांधी जी के बहकावे में न आने के लिए कहा। that's right. अब काकोरी कांड जो हुआ उसके बारे में बता रही हूँ। द रिवॉल्यूशनरी नाम से प्रकाशित इस 4 पृष्ठीय घोषणा पत्र को देखते ही ब्रिटिश सरकार इसके लेखक को बंगाल में खोजने लगी। अच्छा। संयोग से शचीन्द्र नाथ सान्याल बांकुरा में उस समय गिरफ्तार कर लिए गए जब वे यह घोषणा पत्र अपने किसी साथी को पोस्ट करने जा रहे थे। इसी प्रकार योगेश चंद चटर्जी कानपुर में पार्टी की मीटिंग करके जैसे ही हावड़ा स्टेशन पर ट्रेन से उतरे कि एचआरए जो उनकी संस्था थी के संविधान की ढेर सारी पत्तियों के साथ पकड़ लिए गए। उन्हें हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। दोनों प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने से राम प्रसाद बिस्मिल के कंधों पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल के क्रांतिकारी सदस्यों का उत्तरदायित्व भी आ गया। बिस्मिल का स्वभाव था कि वे या तो किसी काम को हाथ में न लेते थे और यदि एक बार ले लिया तो उसे पूरा किए बगैर छोड़ते नहीं थे। पार्टी के काम के लिए धन की आवश्यकता थी जो अब और बढ़ गई थी। कहीं से भी धन प्राप्त होता न देख उन्होंने 7 मार्च 1925 को बिचपुरी तथा 24 मई 1925 को द्वारकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियां की। That's right. पर कोई विशेष धन प्राप्त न हो सका। इन दोनों डकैतियों में एक व्यक्ति मौके पर भी मारा गया। इससे बिस्मिल की आत्मा को अपार कष्ट हुआ। अंततः उन्होंने यह पक्का निश्चय कर लिया कि वे अब केवल सरकारी खजाना ही लूटेंगे। हिंदुस्तान के किसी भी रईस के घर में डकैती नहीं डालेंगे। अब उन्होंने 7 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर में एक इमरजेंसी मीटिंग में यह योजना बनाई जो काकोरी कांड हुआ था। और 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग, जिसमें अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, शचीन नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, जिन्होंने अपना छद्म नाम मुरारी शर्मा लिख रखा था और उनका वास्तविक नाम मुरारी लाल गुप्त था, तथा बनवारी लाल शामिल थे। ये एक सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में सवार हुए और इनके पास पिस्तौलों के अतिरिक्त जर्मनी की बनी स्ट्रॉन्ग पिस्तौलें भी थी, जिनके बट में कुंदा लगा लेने से वह छोटी स्वचालित राइफल की तरह बन गई थी और सामने वाले के मन में भय पैदा कर सकती थी।
इन जर्मनी पिस्तौलों की मारक क्षमता भी साधारण पिस्तौलों से अधिक थी। उन दिनों ये कहते हैं कि ये AK-47 राइफल की तरह चर्चित थी। लखनऊ में से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी, नहीं, वहां से आगे बढ़ी, क्रांतिकारियों ने चैन खींचकर उसे रोक लिया और गार्ड के डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। उसे खोलने की कोशिश की गई, किंतु जब वह नहीं खुला तो अशफाकुल्ला खान ने अपना माउजर मनमथनाथ गुप्त को पकड़ा दिया और हथौड़ा लेकर बक्सा तोड़ने में जुट गए। मनमथनाथ गुप्त ने उत्सुकतावश माउथर का ट्रिगर दबा दिया और जिससे छूटी गोली अहमद अली नाम के मुसाफिर को लग गई। वह मौके पर ही ढेर हो गया। शीघ्रतावश चांदी के सिक्के व नोटों से भरे चमड़े के थैले चादरों में बांध कर वहां से भागने में एक चादर वहीं छूट गई। अगले दिन अखबारों के माध्यम से यह खबर पूरे संसार में फैल गई। ब्रिटिश सरकार ने इस ट्रेन डकैती को गंभीरता से लिया और DCIG के सहायक CID इंस्पेक्टर मिस्टर R.A. हार्टन के नेतृत्व में स्कॉटलैंड की सबसे तेज तर्रार पुलिस को इस पर लगा दिया। ये था काकोरी कांड कहलाता है। हाँ, ये था और जिसके लिए उसी में तो उनको फांसी की सजा काकोरी कांड में काकोरी कांड में फांसी की सजा हुई। और मैं ये बता रहा हूँ, जैसा कि शैल जी कह रही थी, एक गांव था जिसमें ये डकैती के लिए गए। बिस्मिल भी साथ में थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे। और ये जब वहां ये इन्होंने ये कहा कि बहुत लोगों के पास पैसा है, पैसा दे नहीं रहे, तो हम लोग डकैती डाल करके पैसा ले लेते हैं। गांव में जब ये गए मुंह बांध करके, और जिस घर से ये पैसा लेकर के निकलने वाले थे, और गांव के लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया इनको, और गांव की एकता प्रकट करने के लिए उन लोगों ने इन लोगों को घेर करके पकड़ने की योजना बनाई। इन्होंने कहा हम पकड़े जाएंगे तो ये सामने आ जाएगा कि हम डकैती कर रहे हैं। तो उनमें से किसी एक आदमी ने फायर कर दिया, और उस फायर से गांव का एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर आई। इनको आत्म पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस दिन ये योजना बनाई कि अब हम भारतीय लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई डकैती करके पैसा नहीं देंगे। और गांव के लोगों को वो मारना नहीं चाहते थे। गांव के लोग ये समझ रहे थे कि ये हम इनके जद में है, लेकिन ये मार क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि ये गांव वालों को मारना नहीं चाह रहे थे, और गांव वाले अपनी हिम्मत दिखा करके डकैतों को पकड़ना चाहते थे। तो बड़ा असमंजस की स्थिति हो गई। बाद में जाकर के गांव वालों को पता लगा कि ये लोग डाकू नहीं है, ये लोग तो स्वतंत्रता संग्राम के लोग हैं। और उसके बाद में इनको ये निर्णय लेना पड़ा कि हम लोग अब ये नहीं करेंगे, और ये निर्णय लिया कि अब हम सरकारी खजाने को लूटेंगे। उसके बाद में ये काकोरी कांड के लिए वो ये पता करने लगे कि कब ये इधर से खजाना गुजरेगा। फिर इन्होंने ये योजना बनाई कि वो काकोरी के ऊपर जाकर के, जहां पर सबसे कम ट्रैफिक रहता है, लोग नहीं होते हैं, उस स्टेशन के ऊपर ये लोग इसको कर लेंगे। तो ये पूरी वार्ता से ये समझ में आ रहा है कि हम लोग जितना सा जानते हैं, जैसे आज एक कार्यक्रम भी था हमारा कर्नाटक शाखा का, उसमें भी बहुत सारे लोगों के बारे में जो बात हुई, और मतलब हमने नाम सुने हुए हैं, जैसे सरफरोशी की तमन्ना, तो बिस्मिल जी का ये गीत सबकी जबान पर है, लेकिन उसके पीछे की कहानी नहीं, ये बिस्मिल जी का गीत ही नहीं है, और ये बिस्मिल जी का गीत भी नहीं है, वो बिस्मिल इस्लामाबादी कोई है, उनका गीत है। लेकिन बिस्मिल जी इसको गाते थे। इनको उन्होंने कोर्ट में गाया, इनको उन्होंने कोर्ट में भी गाया, फांसी के समय भी गाया, तो वो उनके नाम से फेमस हो गया। संजोग है कि उधर भी नाम बिस्मिल ही था। बात इस गीत की नहीं है, बात ये है कि इन्होंने लिखा बहुत कुछ है, अनुवादन भी गए हैं और बहुत सारे गीत लिखे हैं, और सारे राष्ट्र प्रेम में लिखे हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और बहुत सारी भाषा जानते थे, हिंदी और उर्दू तो बहुत अच्छे से जानते थे, अनुवाद भी करते थे। लेकिन हम लोग कविता मैं सुनाना चाहूंगी हिंदू, जो हाँ जरूर दीदी, आप सबसे आप उसको सुनाएं जी। पहले आप है कि इन्होंने जज के आगे जब ये कविता पढ़ी थी कोर्ट में, जी जी दीदी,
तो वहां पूरे जितने लोग बैठे थे सबकी आंखों में आंसू थे। जज्बाए शहीद। हम्म। हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर। हम्म। हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर। क्या बात है। वक्ते रुखसत उन्हें इतना भी न आए कहकर, गोद में अश्क जो टपके गपी रुख से बहकर। तिफल उनको ही समझ लेना जी बहलाने को। तिफल माने बच्चा। हम्म। अगर हमारी आंख से आंसू गिरे, तुम्हारी आंख से हमारी याद में आंसू गिरे, वो अपने पेरेंट्स से कह रहे हैं, तो कि उसको उन्हें बच्चा समझ कर बच्चा बहलाना। समझ के बहला क्या लेना बात अपना है। जी। अपनी किस्मत में अजल ही से सितम लिखा था, रखा था। अजल माने मौत या बुरा समय जो भी है। अपनी किस्मत में अजल ही से सितम रखा था, रंज रखा था, महन रखी थी। महन यहाँ पे शायद मेहनत से है। गम रखा था। किसको परवाह थी और किसमें ये दम रखा था। हमने जब वादिये गुर्बत में कदम रखा था, बहुत दूर तक यादें वतन आई थी समझाने को। अपना कुछ गम नहीं लेकिन ये ख्याल आता है, मादरे हिंद पर कब तक ये जवाल आता है। क्या जवाल बात माने है। आफत बहुत मुसीबत। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। मुंतजिर रहते हैं हम खाक में मिल जानो को। नौजवानों जो तबीयत में तुम्हारी खटके, याद कर लेना कभी हमको भी भूले भटके। आपके अज़्वे बदन होवें जुदा कट कट के। माने अगर आपके शरीर के हिस्सों को कोई विदेशी शासक टुकड़े टुकड़े करके अलग करे, और सद चाक हो माता का कलेजा फटके, पर न माथे पे शिकन आए कसम खाने को। मतलब गुस्से में कसम भी मत खाना कोई। बस उनका वही था कि एक परवाने का बहता है लहू नस नस में, अब तो खा बैठे हैं चित्तौड़ के गढ़ की कसमें। सरफरोशी की अदा होती है यूं ही रस्में, भाई खंजर के गले मिलते हैं सब आपस में, बहने तैयार चिताओं से लिपट जाने को। बहुत तो अच्छे। ये रोम रोम एकदम कांप गया। और जो बिस्मिल बहुत नाम सुंदर। है, वो बिस्मिल भी एक वुंडेड मैन, मतलब एक घायल आहत हाँ, वो व्यक्ति। मैंने शुरू में ही हाँ, कहा था अभी प्रेम गया में नहीं कि थे। हाँ आत्मा से आहत। हाँ, आत्मा से आहत। तो ये आहत व्यक्तित्व थे। आहत नहीं, ये पूरे बेचैन और तड़प चुके थे, आहत ये का बिल्कुल अर्थ ये है मसीहा कि बन गए थे बहुत, आजादी के लिए। हाँ, बहुत लोगों से जख्म लेकर के कोई आदमी, ऐसे हम्म व्यक्ति जिन्होंने अपने हम्म नाम के पीछे बिस्मिल लगाया, इसीलिए हम्म आपने तो बताया होगा खैर शुरुआत में। हाँ। कि दीदी मैं एक ये चीज बोलना चाहती हूँ। हम्म, हाँ, हाँ ये बोलिए। हाँ, जो बिस्मिल जी के बारे में मेरे पापा बताते थे। वो प्रतापगढ़ के पास हम लोग बहुत दिन रहे हैं, मेरे चाचा वहीं रहते। तो वहां एक मुखिया के घर पहली डकैती इन लोगों ने डाली थी, और उस डकैती में राम प्रसाद बिस्मिल जी पहरा दे रहे थे, और इन्होंने कहा था कि कुछ हो जाए, औरतों से बच के रहना, औरतों पे हाथ नहीं उठाना है, और ना उन्हें एक शब्द कहना है। और चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल एक औरत ने छीन ली। जब छीन ली तो ये कुछ कर नहीं सकते थे, तो इनकी पहली डकैती खत्म हो गई। वो फेल गई। हाँ, और दूसरी दूसरी डकैती जब इन्होंने एक जमींदार, प्रतापगढ़ के पास ही एक जमींदार के घर डाली थी।
तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें एक बहुत सुंदर उनके यहाँ एक लड़की थी, तो इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल ने पहले ही ये बहुत इज्जत करते थे औरतों की, तो इनका पहले कहना था कि कोई भी अभद्रता नारियों से नहीं होनी चाहिए। तो इनके एक साथी जो थे उस लड़की से छेड़खानी करने लगे, तो चंद्रशेखर आजाद जो थे तो उन्होंने मना किया कि नहीं करो नहीं करो, लेकिन उन्हें इसी में उन्होंने गोली चला दी, वो मारा गया। तभी इन लोगों ने कसम खाई कि आई अब थिंक हम ये लोग बेचारे अपनी पिस्तल नहीं संभाल पाते थे, गोलियां चल जाती थी, लोग मर जाते थे, छोटे वही छोटे ये फांसी पे उनका चढ़ उस समय जाते थे। उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम डकैती नहीं डालेंगे और हाँ अब हम सरकारी खजाने को लूटेंगे, तब ये हाँ काकोरी कांड की तरफ गए हाँ हाँ, और वो उसके बाद सरकारी काकोरी खजाने को कांड लूटे। हुआ। हाँ दैट्स राइट, वही हाँ बात मैंने कह रहा था। पर हम हाँ, लोग को ये उसके भी बाद नहीं हुआ। भूलना चाहिए कि ये लोग 16, 17, 18, 19, 20 इस तरह के हाँ युवा किशोर थे। तो न हाँ तो बेचारे बच्चे थे, न पूरे हाँ बड़े थे कि इतनी समझ नहीं, रहती। मैं बता रही बस थी वही कि दीदी की सविता मागधी जी के पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, अच्छा, इसलिए हाँ उन्होंने ये किस्से सारे उनके मुंह से सुने हैं, क्योंकि वो उनके सामने के किस्से हैं। नहीं नहीं, ये तो अभी अभी मैं तरंग पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर भी ये रेफरेंस आ रहा था। एक कमलनाथ मिश्र उनका एक नॉवल है, उसके अंदर भी इस सब घटनाओं का जिक्र उन्होंने उपन्यास में किया है। हाँ, वो तो किया ही हाँ होगा, फिर तो किस्से तो फैल ही जाते हैं सब जगह। हाँ तो अभी ये जब बात चल रही थी हम राम प्रसाद बिस्मिल जी की, और उसके बाद हमने आजादी के समय क्या क्या हुआ और अंदर की जो स्थितियां थी, जैसे तन्मय भाई ने बताई गांधी जी के बारे में और जो बातें चल रही थी, तो मुझे लगा कि इन बातों को सुनते चले जाओ, क्योंकि हम लोगों के पास जानकारियां बहुत कम हैं। अगर हम देखें तो हम सिर्फ ऊपर की मोटी मोटी बातें जानते हैं, 2-4 गाने जानते हैं, 2-4 किस्से जानते हैं कि भाई आजादी मिल गई। ऐसे ही थोड़ी मिल गई, रखी थोड़ी थी प्लेट में सजी हुई कि हमें मिल गई है। तो जब अब ये सारी बातें जब निकल कर आ रही हैं आज के उस कार्यक्रम में, या इतने दिनों से जो कार्यक्रम में हम सुनते आ रहे हैं, तो चकित हो जा रहे हैं कि वास्तव में कहाँ कहाँ और कितने लोगों ने और किस किस तरह से अपना योगदान दिया है। और वो साहित्यकार भी रहे हैं, बल्कि साहित्यकार की दृष्टि से आज तक कभी मुझे नहीं लगता कि किसी साहित्यकार को इस दृष्टि से भी कभी सम्मानित किया गया हो कि वो स्वतंत्रता सेनानी भी था, लेकिन उसके साहित्य में वो दमखम था, उसकी लेखनी में वो ताकत थी कि उसने इस लड़ाई में आग में घी का काम किया उनके रचनाओं में। कुछ कह रही हैं सैल्दी आप? हाँ, मैं कह रही हूँ कि इनका सिर्फ ये नहीं कि उन्माद और जोश, हम्म इनके चरित्र का ठहराव और दर्शन देखना है तो इनकी ये फूल कविता पढ़ना चाहूंगा। हम्म। जी जी। फूल तू व्यर्थ रह्यो क्यों फूल। हम्म। फूल माने ब्लूम क्यों हाँ, करना है। ब्लूम क्यों कर रहे हो तुम, करेक्ट। हाँ, फूल तू व्यर्थ रह्यो क्यों फूल। हो मदांध निज निर्माता को गयो हृदय से भूल। रूप रंग लखी करें चाह सब कोऊ लखे नहीं शूल। वो कह रहे हैं कि तेरा रूप रंग तो सबने देखा है, पर जो कांटा तुझे चुभ रहा है वो किसी ने नहीं देखा। अंत समय पद दलित होएगी निश्चय तेरी धूल। क्या बात है। नहीं, बताया है कि ये दार्शनिक भी थे, हाँ, अध्यात्म और दर्शन चलत भी इनके। समीर सुहावन जबलों समय रहे अनुकूल। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। फूल तू व्यर्थ रहो क्यों फूल। फूल तू व्यर्थ रहो क्यों फूल। यौवन मद मत्सर में काट्यो परहित कियो न भूल। अम्ब कहाँ से मिल सकता है यदि बो दिए बबूल। अम्ब यहाँ पे शायद हाँ, आम के आम लिए के है। लिए है, जी जी जी। हाँ, नश्वर देह मिले माटी में होकर नष्ट समूल। प्यारे घटत आयुक्षण पल पल जय हरि मंगल मूल। फूल तू व्यर्थ रहो व्यर्थ क्यों। रहो क्यों फूल। बहुत 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 सुंदर, सुंदर बहुत कविता सुंदर, है, बहुत। और जीवन के सत्य को बखानती, और तभी शायद फांसी के तख्ते पर भी वो जो गम नहीं होता है ना कि मैं मरने जा रहा हूँ, वो डर नहीं हाँ होता नहीं, है। वो डर कहीं ना कहीं जब तक आप इस सत्य का भान नहीं कर लो तब तक रहता है।
नहीं, उन्होंने कहा था ना कि तेरी ही इच्छा रहे, अब मैं रहूं या ना रहूं। मैं रहूं या उन्होंने पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर दिया था, समर्पित कर दिया था। बहुत खुद को सुंदर, जान। बहुत सुंदर। मैं देख रही हूँ कि इस चर्चा का कोई मतलब ऐसा लगता है कि करते ही चले जाओ, जबकि अंतहीन करते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत। हरि कथा अनंता वाली बात है। तो 40 मिनट के बजाय हम 1 घंटे में पहुंच जाते हैं रोज, यही देख रही हूँ, क्योंकि कथा ही ऐसी है कि लगता है और कितना मिलता जाए, एक जैसे प्रसाद बट रहा हो अमृत वाला, वो मिलता जाए वाकई वाली में। बात है। क्योंकि मतलब हर रोज मुझे ये प्रतीत हो रहा है, जितनी बार चर्चा कर रहे हैं, जितनी बार लोगों के बारे में पता चल रहा है, तो ये प्रतीत होता है कि वास्तव में जब हम ही बहुत नहीं जानते हैं, तो हम आने वाली पीढ़ी कहाँ से जानेगी इस चीजों को। तो निश्चित ही हमें इन सब चीजों को बाहर लेकर आना है, निकलना। इस बहाने हम पढ़ रहे हैं तो हम जान रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो हम किसी को दे पाएंगे। तो ये कार्यक्रम, मुझे तो पहले लग रहा था 15 दिन, लेकिन मुझे लग रहा है 15 दिन क्या 15 महीने भी बहुत कम है, क्योंकि इतने लोगों ने, असंख्य लोगों ने कुर्बानियां दी है, वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे निकल के आएंगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तन्मय भाई, आप भी जुड़े, मेरी इच्छा थी कि आप जुड़े, और आपने उस चीज का ख्याल रखा और जुड़ गए। नहीं, और सैलरी को सुनना चाहता था मैं। हाँ, आप सुनना भी चाहते थे और हम आपको भी सुनना चाहते थे। हाँ, बिल्कुल। तो और शैल दी, आपसे 40 मिनट का वादा था, हमने आपके 1 घंटे ले लिए। बहुत ही अच्छा लगा। आपने जो 3-4 कविताएं, मैं इनकी कविताएं ढूंढ रही थी और मुझे मिल नहीं रही थी, और आपने इतनी सुंदर चुन चुन के कविता निकाली है, एक से बढ़कर एक। और खास करके ये फूल वाली, और उसके बाद जो उन्होंने कोट में जो पढ़ी है वो कविता, मतलब बहुत मार्मिक भी है और बहुत सोचने वाली बात भी है। और ये फूल वाली बात, तो इसमें पूरा दर्शन और पूरा जीवन का अध्यात्म आ गया है। इससे उसके समझ में इस आता है लाइन ने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे कि आंख से जो आंसू गिरे उसे उन्हें तो अपना बच्चा बच्चा समझ समझ पाए। के समझ और लेना। मतलब जब तक आप जीवन का सच नहीं समझते हो, स्थिरता तभी आती है। तो जो ऊपर से जितना उदंड दिखता हो, अंदर से कितना शांत और कितना समझ वाला हो सकता है, ये बताना बहुत मुश्किल होता है। उसमें तन्मय भाई की ये लाइन बहुत अच्छी है कि क्या 100-100 चेहरे एक के पीछे, कुछ ऐसी। हाँ, एक एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देख। एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, और हम गलतियां हमेशा करते हैं कि हम एक को ही देखते हैं, तो हम उसको पूरा जान ही नहीं पाते हैं। और उसी तरह हमारे भारत की आजादी के साहित्य को भी हमने बस एक ही चश्मे से, एक ही नजरिए से देखा है। और ये गाना तो बहुत ही व्यर्थ है, पिक्चर में जिस ढंग से भी फिल्माया गया हो कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, बिना खड़ग और बिना ढाल के ये आजादी नहीं हुई है। बस, बहुत सारे सिर बलिदान हुए हैं, बहुत सारे तब परिवार जाकर हुए के हैं, आजादी मिली। तब जाके ये आजादी मिली है। और उन सारों के बारे में जब तक हम पत्तों की जानेंगे, तरह आदमी झड़े हैं पेड़ों से, ये सब जलियांवाला बाग हो चाहे चाहे। नहीं, आपने भी जो कल नानी के, अपने नाना जी की बात बताई थी, जो गांव में हैंग कर दिया था, आज हमारे उसमें हाँ, किसी ने बताया कि जितने वो लोग थे, सबको उस पेड़ पर हैंग कर दिया गया था। तो पूरा वो गांव का गांव, गांव के हाँ, पूरा गांव का तो गांव नहीं किया गया। एक भी पुरुष नहीं वहां। तो हाँ, ये सारी यंग एज चीजें का जो, एक भी बच्चा नहीं बचा। हाँ, आज डॉक्टर भूमिका श्रीवास्तव ने जो बताया, वो बावनी बरगद की कहानी जो बताई, जिसपे 52 लोगों को हैंग कर दिया था। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही अ, सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में विचलित जा करती रहे है। हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, कितने आराम से जा रहे हैं, और उसके बाद हम बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ उंगलियां उठाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें भी सोचने की जरूरत है। आप लोगों का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद करते हुए, सभी श्रोताओं का जो फेसबुक से जुड़े हैं, और यहाँ भी हमारे साथ 2-4 लोग जो भी जुड़े हुए हैं, और फेसबुक पर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हैं जो कि मैं देख रही थी। तो सभी का हार्दिक धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम को नमस्कार। 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 नमस्ते सविता जी, आपने भी बहुत सुंदर नमस्ते। बात बताई, बहुत हाँ। अच्छा लगा। नमस्कार इंदु जी, पर तो नमस्कार सारी सभी। सूचनाएं हो